रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। निफ्टी में लगातार 7वें सत्र में तेजी है, लेकिन आज जो सुबह लेवल हमने देखे उस लेवल से करीब आपको 100-125 अंक नीचे आपको निफ्टी इस वक्त दिखेगा। 50 अंकों के आसपास की तेजी है। निफ्टी बैंक ने आज नया शिखर जरूर बनाया है, लेकिन नया शिखर बनाने के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हो रही है और निफ्टी बैंक इस वक्त करीब 450 अंक गिरकर 55,200 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो डाइवर्जेंस साफ है। निफ्टी अगर ऊपर है भी तो उसकी वजह यह है कि आज आईटी शेयरों से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। नेस्डेक में कल हमने तेज रफ्तार देखी, नेस्डेक फ्यूचर ऊपर है। और इसके अलावा भारत अगर हम बात करें यहाँ के डोमेस्टिक ट्रिगर की बात करें तो एचसीएल टेक के नंबर अच्छे आए थे और इसके हम देख रहे हैं कि आईटी का माहौल आज बहुत अच्छा है। एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे के सारे तीन शेयर 3%, 5%, 8% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और अगर आज आईटी अगर प्रेशर में होता तो आपको निफ्टी भी चार्ट में दिख रहा होता। इसकी पूरी की पूरी तस्वीर सामने दिख रही है हमारे स्क्रीन पर। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर अपडेट्स लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उन्होंने दौरा किया है पहलगाम का और वहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी है अमित शाह ने। और आतंक के आगे नहीं झुकेगा, ये फिर से उन्होंने बयान दिया है। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक होने वाली है, बहुत ही क्रूशियल बैठक है। प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोड़कर आज सुबह सुबह भारत लौट आए। एयरपोर्ट पर उन्होंने एक अहम बैठक भी की तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, जिसमें कि विदेश मंत्री थे, जिसमें कि एनएसए अजीत डोभाल थे। तो तमाम लोग थे, उनके साथ बैठक हुई है और रणनीति बनाने पर काम चल रही है कि इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए इस मसले को, क्योंकि इसमें पाकिस्तान समर्थित लश्कर के हाथ होने की खबरें हैं और टीआरएफ जो कि लश्कर का ही कह सकते हैं कि मुखालिफ है, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। तो ये डेवलपिंग न्यूज़ है, इसको लेकर जो अपडेट आएंगे आपके सामने हम रखते चलेंगे। लेकिन बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रेक लगी है लगातार 6 दिनों की तेजी पर। निफ्टी बैंक में 450 अंकों के आसपास की गिरावट है। क्या ये गिरावट और बढ़ेगी? क्या निफ्टी बैंक में तेजी की पोजीशन से आपको निकल जाना चाहिए? निफ्टी में क्या करें? क्या आईटी शेयर और मजबूत होंगे या फिर सिर्फ ट्रेडिंग वाले प्ले बनके ये अभी रहेंगे? इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले चलिए 3 तस्वीरें लेकर आते हैं जिसके जरिए आपको हम मिडकैप की तस्वीर बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है मिडकैप स्पेस में। साइन डीएलएम इस कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं Q4 के और शेयर 4 पर ये फिलहाल आपको दिखे। FY26 में मार्जिन को लेकर गाइडेंस मजबूत दिया है कंपनी ने, उससे चलते तेजी हो रही है। लेकिन फाइनेंस इसके नतीजे कमजोर, शेयर 3% कारोबार कर रहा है और Q4 में मुनाफा करीब 9% गिरा है, इसके चलते यहां पर प्रेशर आ रहा है। लेकिन एक और शेयर तेजी वाला वो है ल्यूपिन। डायग्नोस्टिक में कंपनी ये विस्तार करने जा रही है और इस बिजनेस के लिए कंपनी को बड़ा अप्रूवल भी मिला है। तो इस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगा, बड़ी कंपनी है, नए सेगमेंट में उतर रही है, मार्जिन वाला कई बार ये बिजनेस होता है। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आते हैं कंपनी तरफ से और किस तरह से बिजनेस पैन आउट होता है यहाँ से। लेकिन चलिए अपने एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं और ये समझते हैं कि आपकी रणनीति बाजार में अभी क्या होनी चाहिए। और आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट हेड टेक्निकल रिसर्च रुचि जैन। रुचि जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। रुचि जी, आईटी को अगर छोड़े तो बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वाले फेज में जाता हुआ दिख रहा है, होना भी चाहिए। 6 सत्र की एक तरफा हो चुकी थी, आईटी में थोड़ा डिलेड इंपैक्ट हम देख रहे हैं अच्छी खबरों का। आप जरा ये बताइए कि निफ्टी को आप किस तरह से प्ले करने की सलाह दे रहे हैं? क्या निफ्टी बाय ऑन है या फिर अभी निफ्टी थोड़ा अवॉइड कर दें? और निफ्टी बैंक पर भी लगे हाथ आप व्यू दीजिए, क्योंकि वहां पर आज दिन के ऊपरी स्तर से करीब 600-650 अंकों की गिरावट है। जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आई थिंक मार्केट्स में आज जो हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है, निफ्टी फ्लैट है। तो आई थिंक मोर और लेस एक सेक्टरल थोड़ा सा शिफ्ट देखने मिला है कि जहाँ पे बैंकिंग्स एनबीएफसीज में थोड़ा हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा अपमूव आ चुका था। और आईटी क्योंकि काफी बीटन डाउन था, काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स थे, तो वहां पे हमें थोड़ा पुल बैक मूव देखने मिला है। तो आई थिंक बैंकिंग में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म के लिए रह सकता है। लेकिन निफ्टी में हम ज्यादा सिग्निफिकेंट डाउन मूव एक्सपेक्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अगर बैंकिंग में थोड़ा सा दबाव भी रहता है, वो आईटी के पुल बैक मूव से थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा। सो 24,000 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 24,000 से 24,100 का रेंज। तो डेफिनेटली अगर आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्ले कर रहे हैं तो मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है, कि जहाँ आपको इंडेक्स फ्रंट पे डाउन साइड मिलेगा और जो कुछ
छोटे मोटे डिप्स आते हैं तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। बट यस, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड तो थोड़ा सा आपको सेक्टर या स्पेसिफिक रोटेशन डेफिनेटली मार्केट में करना होगा। अब जहाँ बैंकिंग का सवाल है, अब बैंक निफ्टी में मंदी के साइंस नहीं है, बट जैसे हमारी बात हुई कि पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी में ऑलरेडी काफी अच्छा मूव आ चुका है। लगभग 49,000 का लो 7 अप्रैल का था, 49,150 के आसपास, और वहां से हम ऑलमोस्ट 56,000 के लेवल आज के हाई हमने बनते हुए देखे हैं। सो मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। फिलहाल फ्रेश बाइंग बैंकिंग में अभी ना, अभी कुछ डिप आता है तो बाय डिप्स की रणनीति मैं वहां पे भी रखने की सलाह दूंगा। कुछ दूसरे सेक्टर्स जो अब तक नहीं चले, जैसे आईटी है या सिलेक्टिव फार्मा ने फार्मास्यूटिकल स्पेस है, या इवन हम एफएमसीजी स्पेस में देख रहे हैं। आई थिंक अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो जो सेक्टर्स नहीं अब तक चले हैं इस तेजी में, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वहां पे आपको थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड नजर आ सकता है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का ही बाजार है। यहाँ से निफ्टी थोड़ा नीचे जाए तो आपके लिए मौके बन जाएंगे, लेकिन आपको फोकस आप स्टॉक्स में वहां करना है जहां पर अभी तेजी हुई नहीं है। देखिए, अगर हम तेजी की बात करें तो आईटी भी चल गया, ऑटो में भी हम थोड़ा ऊपर नीचे ही सही, लेकिन तेजी वहां पर भी हम देख चुके हैं। एफएमसीजी शेयरों को हमने परसों अच्छे से चलते हुए देखा, और बैंकिंग तो चल ही रहे थे। तो ऐसे में रुचि जी क्या खरीदें, मतलब जो नहीं चले हैं, आपकी नजर फिर कहां पर गई है? स्टॉक्स बताइए, क्या ट्रेड करें फिर? तो एक काफी नो हमने अंडर परफॉर्मेंस, या मैं कहूँगा अनसर्टेनिटी फार्मास्यूटिकल स्पेस में देखी है पिछले कुछ समय में, कि जहाँ पे एक अच्छे मार्केट के अपमूव में वहां पे अब तक पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। सो हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस वाइज डाउनसाइड फार्मास्यूटिकल स्पेस में करंट लेवल से लिमिटेड है, बट ये काफी सिलेक्टिव भी रहना होगा, क्योंकि नो जैसे वो टैरिफ्स के न्यूज फ्लोज के कारण अगर कुछ वॉलेटिलिटी होती है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट इसमें काफी अच्छा स्ट्रांगली करना होगा। बट लेकिन करंट लेवल्स पे मैं ग्लेनमार्क फार्मा खरीदारी करने की सलाह दूंगा 1400 के आसपास। स्टॉक एक प्राइस वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू वो जा चुका है, एक टाइम वाइज करेक्शन इस स्टॉक में देखने मिल चुका है। एक नो कंसोलिडेशन फेज के लोअर एंड के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है कि अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता है फार्मास्यूटिकल स्पेस में, तो आई थिंक करंट लेवल से एक अच्छा पुल बैक नो ग्लेनमार्क, सन, ऐसे सब स्टॉक पे की जा सकती है। तो ग्लेनमार्क फार्मा 1357 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी नियर टर्म के लिए, 1480 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, 1357 का स्टॉप लॉस, 1480 रुपए का टारगेट, ठीक ठाक टारगेट है, टारगेट है। मतलब ये में शायद ना है, थोड़ा पोजीशन रखना पड़ेगा। कितना समय देना होगा रुचि जी इसको? मेरे हिसाब से एक हफ्ते का वो ये स्टॉक में रहना चाहिए। ठीक है, एक हफ्ते का व्यू होना चाहिए। लेकिन रुचि जी सिर्फ एक ही शेयर आज, जी, मतलब शेयर खोजने में दिक्कत हो रही जी, बेसिकली जैसा नो इंडेक्स में हमने बात की थी, ये मोर एक बाय एंड डिप की मार्केट अभी रह जाएगी, कि जो जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म जिन्होंने किए या जिन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई है, वो थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स में है। तो इसीलिए मैं आज फिलहाल एक ही स्टेयर वो देख रहा हूँ जो अब तक चल रही है, और बाकी जहाँ पे पोजिशनल स्ट्रेंथ है वहां पे थोड़ा कुछ डिप मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे फेवरेबल मिलेंगे लोअर लेवल्स करने के लिए। ठीक है, बढ़िया है, कम सौदे हों लेकिन जो हों पक्के हों। मतलब रिस्की स्टॉक्स क्यों लेना? एनएससी की बात करें, 2,500 शेयर हैं, एससी की बात करें 5,000 ज़्यादा शेयर लिस्टेड हैं। तो जहां पर आपको बढ़िया कन्विक्शन दिखे, और हमारे एक्सपर्ट बहुत ही बारीकी से हर चीज़ का अध्ययन करते हैं, 50 इंडिकेटर हैं, सारी चीज़ वो छांट के समझ के आपके लिए लेकर आते हैं, और हम उनके साथ मिलके आपके लिए बढ़िया कमाई वाले बताते हैं। तो ग्लेनमार्क में आप यकीन कीजिए, 1480 का टारगेट, 1357 का स्टॉप लॉस, और एक हफ्ते में ये टारगेट आ जाएंगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। आईटी को लेकर ना कॉन्फिडेंस काफी शेक हो गया था, काफी हिल गया था, क्योंकि 46,000 के आईटी इंडेक्स को हमने गिरते गिरते 31,000 के नीचे जाते देखा। लेकिन उस तरह से आईटी इंडेक्स करीब करीब 12-15% रिकवर कर चुका है, और आज उसका क्रेडिट जा रहा एक और शेयर को, वो है एचसीएल टेक। एचसीएल टेक के नतीजों ने पूरे आईटी में हरियाली सी ला दी है। खुद आप देखें, एचसीएल टेक करीब 8% ऊपर है, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एलटीआई इन्वेंट्री 5% ऊपर है, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे शेयर 2 से 3% ऊपर ये कारोबार कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, एचसीएल टेक ने ऐसा किया है, नतीजों में ऐसा क्या खास रहा है, ये जरा समझ लेते हैं, और इसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू क्या आ रहा है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, मतलब
काफी शानदार चाल आज हम देख रहे हैं एचसीएल टेक की। किस तरह के नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, उसके की हाईलाइट क्या है और अब ब्रोकरेजेस का क्या टेक है इस शेयर को लेकर? जी बिल्कुल, एचसीएल टेक का स्टॉक फोकस में, जहाँ पर कंपनी ने जो है Q4 के अर्निंग अनाउंस किए थे और उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू है Q4 में उसमें 1.2% का अपटिक देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें पैट की, तो हालांकि पैट में जो है 6% आसपास की गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर बेसिस पर। वहीं एबिट में भी जो है थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें टीसीवी न्यू डील विन की, तो वो जो है $2095 मिलियन से बढ़कर $2995 मिलियन पर देखने को मिला है क्वार्टर बेसिस पर। तो ओवरऑल जो एचसीएल टेक के जो Q4 के नंबर थे इनलाइन थे विद एक्सपेक्टेशन। और इसी के साथ साथ मैनेजमेंट कमेंट्री आ रही है FY26 के। यहाँ पर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है FY26 को लेकर वो थोड़ी अच्छी रही है एज कम्पेयर टू उसके पीयर्स और एज पर एक्सपेक्टेशन। और कंपनी का कहना है कि जो सीसी जो रेवेन्यू है उसका जो ग्रोथ है 2 से 5% पर रह सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वही अगर बात करें एबिट मार्जिन की, तो एबिट मार्जिन जो है 18 से 19% पर रह सकता है। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है एचसीएल टेक पर, जहाँ पर जेपी मॉर्गन ने नोट निकाली एचसीएल टेक पर और उन्होंने स्टॉक को जो है अपग्रेड किया है ओवरवेट रेटिंग पर और टारगेट प्राइस जो 1750 का रखा है। जेफरीज ने होल्ड रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 1490 का रखा है। वहीं अगर बात करें नोमिरा की, तो नोमिरा ने भी जो है बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस जो है 1670 का रखा है। जहाँ पे उनका कहना है कि Q4 का जो एचसीएल टेक का जो नंबर वो मार्जिनल मिस था, लेकिन जो कंपनी का जो डील विन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। नोवामा ने रखा है बाई कॉल और टारगेट प्राइस जो है 1700 का रखा है। और एचसीएल टेक पर एमएस ने भी नोट निकाली मॉर्गन स्टैनली ने, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट दिया है और टारगेट प्राइस जो है 1600 का। आखिर में सिटी ने जो है न्यूट्रल रेटिंग रखा है एचसीएल टेक पर, टारगेट प्राइस जो है 1510 का रखा है। जहाँ पे कहना है कि इस टफ इन्वायरमेंट में भी एचसीएल टेक का जो Q4 का नंबर वो डिसेंट था। ठीक है रविंदर, शुक्रिया। तो एचसीएल टेक नतीजे अच्छे, रीजंस बता दिया आपको रविंदर ने कि क्यों ये शेयर चल रहा है और ज्यादातर हाउसेज इसको लेकर बुलिश हैं। जेफरीज सिटी को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि इनके जो टारगेट हैं मौजूदा भाव से नीचे के हैं, 1600 रुपए के आसपास का शेयर है, लेकिन बाकी ठीक ठाक है, बढ़िया रिपोर्ट्स हैं। 1750 के टारगेट हैं जेपी मॉर्गन के। अब रुचि जी, आपसे मैं एचसीएल टेक तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि 8% चलने के बाद आपको भी बताने में हिचक होगी और मुझे खुद पूछते भी नहीं बन रहा है। लेकिन आईटी ये सेगमेंट चला नहीं है, जितना गिरा है उसके हिसाब से तो ये कुछ नहीं है। अभी तो शायद ये शुरुआत भर हुई है। आईटी में आपने भी कुछ ना कुछ तो टटोला होगा, कुछ ना कुछ खोजा होगा। देखिए वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पर देखें तो काफी सस्ते हो गए हैं वैल्यूएशंस, लेकिन टेक्निकल्स देख के बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है? जी बिल्कुल, आई थिंक काफी शार्प करेक्शन हमने ये पिछले 3 महीने में आईटी स्पेस में देखे हैं और कोई भी रिलीफ मूव नहीं था, क्योंकि काफी आई थिंक टेंशन ये ट्रेड वॉर्स को लेके था। सो जब वो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी कम हो रही है, तो मार्केट को आई थिंक थोड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, जो प्राइस वाइज करेक्शन है उसमें कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो है, जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस वाइज भी सस्ते हुए हैं, सो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। कोफोर्ज आई थिंक विद इन द एंटायर आईटी स्पेस अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे आगे कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछली जो आईटी की तेजी थी उसमें काफी बड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस कोफोर्ज के थ्रू आया था। प्राइस वाइज एक अच्छा डिप रिसेंटली हमने देखने मिला है, सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के लिए भी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो कोफोर्ज खरीदारी की जा सकती है। आपको तक के टारगेट्स पोजिशनली, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट पोजिशनली आई थिंक 8,500 तक के टारगेट्स कोफोर्ज में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। कोफोर्ज का शेयर गिर के 4300 के आसपास आ गया था और 8-9 अप्रैल से फिर चलने की शुरुआत हुई और ये 7400 के हम भाव देख रहे हैं। अभी और चल सकता है, ऐसा मानना है रुचित जी का। 7400 का भाव है, 6.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। मिड कैप आईटी की बढ़िया कंपनी है, 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप भी है, तो कोफोर्ज पर आप अपना भरोसा बना के चल सकते हैं। चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये शेयर और चल सकता है। लेकिन ऑप्शन में कहां पर पैसा बनेगा अब ये जानेंगे और जोड़ेंगे एक ऑप्शंस के चैंपियन को। फाइव पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए आपका भरोसा कहां पर है, कौन से सेगमेंट से आपने ऑप्शन निकाला है आज? वेरी गुड मॉर्निंग
अभिषेक जी, आज मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए जो ऑप्शंस निकाला है वो फार्मा सेक्टर से निकाला है। स्टॉक का नाम है लुपिन। डेली वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी प्रॉमिसिंग है एंड रिसेंटली अगर हम देखें तो एक करेक्शंस हमने डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली लुपिन में देखा था। करीब 1800 के आसपास के बॉटम्स को टेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर एक शार्प रिकवरी मूव देखने को मिला है एंड अभी स्टॉक जो है वो अपने एक ब्रेकआउट्स के वर्ष पर ही है। मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम कमिंग डेज में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो लुपिन में 2100 कॉल ऑप्शंस में सीरीज में बाय करने की सलाह रहेगी, जिसका प्रीमियम नियर अराउंड 88-89 के आसपास में अभी चल रहा है। इसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा 79 का। अपसाइड टारगेट्स मुझे लगता है 105 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका लॉट साइज 425 का है। पर मैक्सिमम लॉस 4250 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 6800 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, बढ़िया है। ल्यूपिन में आपको 21 वाली कॉल खरीदनी है और 89 रुपये के भाव पर, लक्ष्य 105 का और इसमें स्टॉप लॉस होगा 79 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 6800 रुपये का, अधिकतम नुकसान 4250 का। हमने आपको जो 3 तस्वीरें दिखाई थी उसमें एक खबर ल्यूपिन की भी थी कि ल्यूपिन डायग्नोस्टिक कारोबार में एंट्री कर रही है और ल्यूपिन डायग्नोस्टिक जो कि सब्सिडरी कंपनी है उनको ग्रीन फील्ड लैब्स के लिए NABL से एक्रेडिशन मिल गया है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। हालांकि शेयर थोड़ा वोलेटाइल रहा है, लेकिन आप सेगमेंट ध्यान दीजिए, ये फार्मा सेगमेंट, इसी से आपको रुचि जी ने शेयर बताया, कैश या फ्यूचर जहां भी आपको लेना हो, और इसी में से आपको ऑप्शन ट्रेड निकल के आ रहा है जो कि आपको सचिन जी ने बताया है। ल्यूपिन की मई वाली सीरीज में आपको पोजीशन ये लेनी है। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। चलिए थोड़ी से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ बहुत ही ज़रूरी खबरों की तरफ बढ़ेंगे। और एक खबर है एविएशन को लेकर, खास तौर से वो पहलगाम, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बहुत ज़रूरी खबर है, आप ज़रूर सुनिएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बताइए क्या हो रहा है, क्या कहा है सरकार ने एयरलाइन से, क्या गुजारिश की है? सबसे पहले एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने सुबह सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स साथ में अहम बैठक करी और उनको साफ तौर पे ये हिदायत दी गई है कि श्रीनगर से जो फ्लाइट ऑपरेट करे, जो श्रीनगर के लिए जा रही है, वहां से जो ऑपरेट कर रही है, उनके जो हवाई किराए हैं उनको रेगुलेट करना है, मॉनिटर करना है और उसका बर्डन मुसाफिर पर ना पड़े, यानी कि हायर एयर फेयर का जो बर्डन है वो तकलीफ मुसाफिर ना पड़े, इसको एयरलाइन को सुनिश्चित करना होगा। इसको लेकर के अहम बैठक और एक स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी एविएशन मंत्री मोहन नायडू की तरफ से सभी एयरलाइन ऑपरेटर्स को जारी की गई है हवाई किराए को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA ने भी अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करी है और सभी एयरलाइन से कहा है कि ये एक सेंसिटिव मौका है और इस मौके पर न सिर्फ आपको अपने हवाई किरायों को नियंत्रित रखना है, साथ ही साथ श्रीनगर की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है, ताकि ऐसे में जब बड़ी संख्या में लोग वहां से निकलना चाहते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर देने के लिए एयरलाइंस को कहा गया है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि DGCA की तरफ से कि वो लगातार स्थिति का आकलन करके फ्लाइट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएं, हवाई किरायों को भी नियंत्रित रखें, ताकि ये जो संवेदनशील मौका है इसमें किसी तरीके की असुविधा पर्यटकों को श्रीनगर नहीं हो पाए। हालांकि सबके साथ हमने ये देखा कि खासकर सोशल मीडिया पे कई ऐसे मैसेजेस घूम रहे थे जिसमें श्रीनगर की फ्लाइट के लिए जो हवाई किराया दिखाया जा रहा था वो काफी ज्यादा था, 40,000 के आंकड़े को पार कर रहा था। इस पर हमने कुछ एयरलाइंस के सूत्रों से बात करी तो उनका ये कहना है कि ये जो हायर एयर हैं ये कुछ वेबसाइट, एग्रीगेटर वेबसाइट होती हैं, उन पर दिखाए जा रहे हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म ये है कि अमूमन जब कोई बहुत ज्यादा किसी पर्टिकुलर रूट पर फ्लाइट चेक करता है या एयर फेयर चेक करता है तो मैकेनिज्म ऐसा है कि वो बढ़ा हुआ किराया दिखाया जाता है, ऐसा एयरलाइन के सूत्रों का कहना है। हालांकि एयरलाइन का ये भी कहना है कि अगर आप उनकी जो मेन वेबसाइट है उस पर देखेंगे तो इकोनॉमी क्लास का जो आया है वो पूरी तरीके से नियंत्रित है श्रीनगर के लिए। उसका एवरेज एयर फेयर तकरीबन 7,000 के आसपास है और एयरलाइन इस संवेदनशील मौके पर पूरी तरीके से सरकार के साथ है, उनके दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं और न सिर्फ फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही बल्कि जो हवाई किराए हैं उनको भी नियंत्रित रखने की पूरी तरीके से तरफ से कोशिश कर रही है। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया। देखिए मौका भी है कि नहीं संवेदनशीलता दिखाएं, ये समय बिजनेस करने का नहीं है। सरकार ने इस पर बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया, बैठक की नायडू साहब ने जो कि हमारे विमानन मंत्री हैं, और DGCA ने फिर निर्देश भी दिए कि कैंसिलेशन चार्ज वगैरह आप मत लीजिए अगर कोई फ्लाइट कैंसिल करा रहा है या फिर रीशेड्यूल करा रहा है
जम्मू कश्मीर की, जम्मू से या फिर श्रीनगर से, जहां से भी। ठीक है, इस खबर पर हमारे आगे बनी रहेगी। बहरहाल समीर और सुमित दोनों का बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए और ये जरूरी अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। रुचित जी, आपसे माफी चाहेंगे, ज्यादा समय आपको दे नहीं पाए, कुछ जरूरी खबरों के चलते। आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन आगे की शोज में। फिलहाल इतना ही शो में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कॉर्पोरेट कनेक्शंस। नमस्कार।